ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद कलेक्शन। देखो, सबसे पहले तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर हमें काम करना है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को थोड़ा सा समझना जरूरी है, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हम कलेक्शन को यूज क्यों कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा। आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में कलेक्शन हेल्प कहाँ करता है, पहले तो इसको समझते हैं। देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है जिसको कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो अगर आप कभी भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो कलेक्शन और कुछ नहीं होता है, एरे का एक सेकंड पार्ट होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी एरे पढ़ा, किसी ने सी लैंग्वेज में, किसी ने कोर जावा में, राइट, सबने कहीं ना कहीं एरे पढ़ा होगा। तो एरे क्या करता था, सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता था, राइट। तो एरे जब हम यूज करते थे तो एरे के साथ में एक छोटा सा लिमिट रहता था। क्या लिमिट रहता था? साइज का, कि भाई रन टाइम पे हम एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने एक बार 10 साइज का एरे बना दिया और मैंने प्रोग्राम चला दिया, तो चलते हुए प्रोग्राम में मैं एरे का साइज चेंज नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास अगर 10 साइज है तो मुझे 10 ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। चेंज करना है तो कोड में आके चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक लिमिटेशन रहता था किसके साथ में, एरे के साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए और साथ के साथ डेटा स्ट्रक्चर सबने सुन रखे, और डेटा स्ट्रक्चर से सब लोग डरते भी हैं थोड़ा थोड़ा सा, जहां तक मैंने देखा। ठीक है, लेकिन सीख जाओगे तो फिर डर नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि कोई भी चीज मुश्किल तब तक होती है जब तक वो हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, राइट। तो अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर जानते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी कभी कभार सुना हो या पढ़ा हो तो आपको पता होगा डेटा स्ट्रक्चर में कई तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। जैसे आपके पास क्या आता था, एक एरे तो आता ही था, साथ में लिंक लिस्ट भी आता था, साथ में और क्या आता था, ट्री भी आता था, ग्राफ भी आता था, है ना, स्टैक एंड क्यूज भी आते थे। तो ये सारे के सारे पार्ट थे डेटा स्ट्रक्चर। और इन सब के अंदर जब हमें काम करना पड़ता था ना तो बहुत मुसीबत लगती थी कि कैसे डाटा इंसर्ट कराएं, डिलीट कराएं, सॉर्ट कराएं, सब कुछ कराएं, राइट। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए जावा ने कलेक्शन फ्रेमवर्क को रिलीज किया। कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाती है कि एरे के अंदर साइज का कोई इशू नहीं रहेगा। मतलब आप यहाँ पे कैसा भी एरे बनाओ, कितने भी साइज का एरे बनाओ, लेकिन बाद में रन टाइम पर उसका साइज मॉडिफाई हो सकता है। दूसरी चीज, जावा ने एक बहुत अच्छी चीज की, क्योंकि देखो फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं ना तो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम एक कीवर्ड सुनते हैं फ्रेमवर्क, लेकिन समझ में नहीं आता यार ये फ्रेमवर्क एक्चुअली है क्या चीज। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है आपको एक मॉड्यूल बनाकर दे दिया जाता है और उस मॉड्यूल में पहले से क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेजेस बनाकर रख दिए जाते हैं और उसके अंदर होते हैं हमारे लिए इनबिल्ट फंक्शंस, राइट। और इन सारे इनबिल्ट फंक्शंस को और कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से हम स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सभी कुछ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, बस उसको उठाना है और यूज करना है। ओके, तो मैम, मेनली इसमें फ्रेमवर्क लॉजिक और इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस होता है? किस चीज में? फ्रेमवर्क और इंटरफेसेस में। फ्रेमवर्क और इंटरफेसेस में डिफरेंस वही होता है जितना एक तीली में और एक एरोप्लेन में होता है। ठीक है, मतलब इंटरफेस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे आप लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करते हो। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनका सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट आता है। जो नीचे का होता है ना, ब्रैकेट लगा के हम जो मतलब उसमें वैल्यू लेते हैं, लूप चलाते हैं, कंडीशन चलाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब नहीं आता। तो वो होता है इंटरफेस। ओके, जब आप लोगों की किसी किसी की क्लास में आई थिंक इंटरफेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जब आपके ग्रुप में इंटरफेस आएगा तो आप उसको समझ भी जाओगे कि कैसे यूज होता है। ओके, मैम, और फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क क्या बता होता है, दीजिए। फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, फंक्शंस, एवरीथिंग। ठीक है, जिसके अंदर इतनी सारी चीजें पहले से डिफाइंड है, हमें और कुछ नया डिफाइन नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, उठाकर यूज करना है। मतलब आपको एक प्रॉपर इनबिल्ट एपीआई दे दिया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दे दिया जाता है। ओके, सिर्फ हमें ये समझना है, सीखना है कि उसको अंदर क्या क्या है और उसको कैसे कैसे हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है। ओके, तो ये चीज रहती ओके है। मैम। तो अगर अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इसके अंदर हमें इनबिल्ट फंक्शनलिटी मिलने वाली
एंड साथ के साथ यहाँ पर हमें इंटरफेस मिलने वाले हैं। इंटरफेस जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं कि यार मैंने मेथड बता दिया है कि आपको ये मेथड बनाना है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको डिफाइन कैसे करना है, वो मैंने आप पे छोड़ दिया। ओके, तो बेसिकली इंटरफेस इस तरह से काम करवाता है। अब अगर हम कलेक्शन इंटरफेस की बात करें तो ये क्या करता है, इट एनेबल्स यू टू वर्क विद ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज एट द टॉप ऑफ कलेक्शन हियरार्की। मतलब ये सबका पहले क्या है, पेरेंट इंटरफेस। पेरेंट मतलब जब इनहेरिटेंस की बात आती है ना, तो सबसे जो ग्रैंड पेरेंट होता है, जो रूट में होता है, ये वो, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे बाकी की क्लासेस या इंटरफेसेस है। डीक्यू जो है वो भी एक तरह का क्या है, इंटरफेस है। लिस्ट भी एक तरह का इंटरफेस है। नेविगेबल सेट भी है, क्यू भी है। ये सारे के सारे क्या है, कलेक्शन इंटरफेस के सब इंटरफेसेस है, मतलब उसके चाइल्ड इंटरफेसेस। तो इसी वजह से जो मेथड कलेक्शन के पास होंगे वही सारे मेथड इन सब के पास भी आ जाए। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इनको समझेंगे कि कौन सा इंटरफेस कैसे यूज होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैंने गलत ऑप्शन बताया, कोई बात नहीं। तो इसमें कुछ कम ऑप्शंस है, तो एक काम करते हैं, एक बार मैं जरा कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए आ जाती हूँ। तो कलेक्शन जो है वो जावा का एक फ्रेमवर्क है, एक आर्किटेक्चर है, जो आपको बनी बनाई बहुत सारी क्लासेस भी देता है, इंटरफेसेस भी देता है। और क्लासेस कौन कौन सी है, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, ये सब की सब जावा की इनबिल्ट क्लासेस, जो हमें किससे मिल जाती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क से। मतलब डाटा स्ट्रक्चर में जितना कुछ हो सकता है ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, राइट। और इसी का यूज हम कोर एडवांस कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दैट्स वाई मैं इसमें आपको क्लास अभी दे रही हूँ, ताकि आप इसको समझ जाओगे तो आपका काम भी हो जाएगा। और इनबिल्ट है तो सिर्फ यूज करना ही सीखना है मेनली हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम काम करना सीखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इंटरफेस, सॉरी, लिस्ट के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे सबसे पहले, लिस्ट इंटरफेस पे। तो लिस्ट इंटरफेस जो है ना, ये पेरेंट इंटरफेस है 4 क्लासेस का। कौन कौन सी क्लास है, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट एंड स्टार्ट। जो 4 क्लासेस हैं, ये अगर लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट के पास जितने मेथड्स थे वो सारे के सारे मेथड इन चारों को मिल जाएंगे। और इन चारों ने अपने अपने मेथड भी बना रखे होंगे। ओके, तो मतलब काफी फंक्शंस मिलने वाले हैं हमारे को। तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से किसी पे भी काम करना है, जैसे कि सबसे पहले हम एरे लिस्ट की बात करते हैं, या फिर आप किसी भी लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के साथ काम करता है। कलेक्शन का कोई भी क्लास, कोई भी इंटरफेस नॉन प्रिमिटिव टाइप, सॉरी, प्रिमिटिव टाइप्स के साथ काम नहीं करेगा। मतलब आप यहाँ पे इंट, कैर, फ्लोट, डबल नहीं ले सकते। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो, जो उनकी रैपर क्लासेस है। मतलब अगर मुझे इंट की वैल्यूज लेनी है तो मैं किसका यूज करूंगी, इंटीजर क्लास का यूज करूंगी। अगर मुझे फ्लोट की वैल्यू लेनी है तो मैं किसका यूज करूंगी, फ्लोट की क्लास का यूज करूंगी। और जितनी भी क्लासेस हैं सबका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको इजीली समझते भी हैं और प्रैक्टिस में लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरे लिस्ट। अब देखो, जब आपको एरे लिस्ट बनी बनाई मिलती है तो एरे लिस्ट क्या है, ये इंप्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को। इंटरनली देखा जाए ना, तो एरे जैसे काम करता था ना, एरे लिस्ट भी वैसे ही काम कर रही है। ठीक है, एरे लिस्ट भी कैसे काम करती है, वैसे ही काम करती है, लेकिन बस उसने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल दिया, मतलब काम करने का तरीका बदल दिया। ओके, तो अगर आपको एरे लिस्ट लेना है तो ये एरे लिस्ट आपको java.util में मिल जाएगी, पैकेज के अंदर, जो इनबिल्ट क्लास है। आपको बस करना क्या है, पहले लिखना है एरे लिस्ट, फिर उसके बाद ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, इसके बीच में आप उस क्लास का नाम लोगे जिस टाइप की वैल्यू को आपको स्टोर करवाना है। अगर मुझे इंट की कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, चाहे वो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग कुछ भी आती है, तो हम इंटीजर क्लास लेंगे। ओके, तो उसके लिए आएगी इंटीजर क्लास। फिर स्पेस के बाद आप यहाँ पर अपनी लिस्ट का कोई भी एक नाम रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर न्यू एरे लिस्ट करके दोबारा से इंटीजर बताना है, और ब्रैकेट्स को खाली छोड़ना है अगर आपको डिफॉल्ट वाला चाहिए। अगर आपको साइज बताना है तो आप साइज बता सकते हो,
5 6 8 10 जितना भी चाहिए इनिशियली, मतलब इनिशियली आपकी लिस्ट इतनी बने, बाद में वैल्यू बढ़ेगी तो देखी जाएगी, मतलब वो वाला काम हो गया। ओके, अगर आपके पास पहले से एक लिस्ट पड़ी हुई है और आपको उस वाली लिस्ट को इसमें डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में उस लिस्ट का नाम भी दे सकते हो। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर है लिस्ट बनाने के। एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम में आते हैं और एक बार इसको जरा बना कर देखते हैं, ठीक है, साथ के साथ में इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में आकर क्या बनाएंगे, एक नया जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ना कोर में ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसको समझना है तो कोर सबसे अच्छी चीज है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक नया जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये फिल्टर नहीं कर रहा, आज क्या बात होगी। इसका नाम करना है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले पैकेज बना देते हैं। तो बना देंगे पैक1। ओके, फिर कंट्रोल एन करते हैं, एक क्लास देते हैं। तो क्लास का नाम हम रख देते हैं एरे, ठीक है, या फिर हम रख देते हैं लिस्ट डेमो1 कर देते हैं, क्योंकि बहुत लिस्ट है ना। तो पहली वाली लिस्ट देखते हैं। आप काम कर रहे, मेन फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये देखेंगे कि कलेक्शन को कैसे यूज करना है। तो पहली लिस्ट हम जो समझ रहे हैं वो कौन सी है, एरे लिस्ट। देखो जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, और ये कौन से पैकेज में है, java.util में, मतलब जिसमें स्कैनर है। ओके, तो आपके पास इसका इंपोर्ट भी आ गया और इसका नाम भी पूरा हो गया। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी क्लास के लिए एरे लिस्ट बनानी है। तो आपने अगर यहाँ पे दिया इंटीजर विद आई कैपिटल और मैंने यहाँ पे लिखा list1 इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये अपने आप ही कंप्लीट कर लेगा इसे। तो अभी हमने डिफॉल्ट साइज में लिया है, मतलब कोई साइज नहीं लिया। तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। क्या बन गई, अब एक लिस्ट बन गई, लेकिन इसका साइज जो है अभी 0 है, ठीक है। अगर आप किसी भी एरे लिस्ट का साइज निकालना चाहते हो ना, तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी आपकी जो list1 है, डॉट करके अगर मैं साइज निकालू, तो एक तो इसका फंक्शन है साइज फंक्शन, जो कि हमें एरे लिस्ट का साइज बता देगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एरे लिस्ट को डिक्लेयर किया, इसमें कुछ डाला तो है नहीं, वैल्यू तो रखा ही नहीं। तो अगर अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं ना, तो साइज में क्या दिखाएगा ये चेक करते हैं जरा। तो साइज कितना बता रहा है, 0। ओके, तो अगर अब आप यहाँ पर इस एरे लिस्ट के अंदर काम करवाना चाहते हैं, इसको तो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही सिंपल सा एक काम करना है, लिस्ट का ही, एरे लिस्ट का ही, या फिर ये कह लो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक मेथड है ऐड। और ये ऐड मेथड लगभग हर लिस्ट, हर टाइप की लिस्ट में चलने वाला है। और ये क्या काम करता है, ऐड करता है एलिमेंट्स को। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू तो डबल कोट्स में दे देना, इन टाइप की है तो नॉर्मल दे देंगे। ओके, तो अभी हमें बस क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड कराना है। तो मैं क्या लिखूंगी, list1 डॉट ऐड, पहला एलिमेंट देना है, तो मान लो 23 दे दिया। फिर दूसरा एलिमेंट देना है, ठीक है, तो list2 डॉट, सॉरी list1 डॉट ऐड, तो मैंने दूसरा एलिमेंट दे दिया। ऐसे ही मैं कितने भी एलिमेंट दे दूं। अब देखो मैंने ऊपर कोई डिफाइन नहीं किया ना साइज, तो अभी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसका साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मैं वैल्यू दे रही हूँ। अब मैं अगर दोबारा से इसके बाद साइज देखती हूँ 3 वैल्यूज डालने के बाद, तो यहाँ पे अब इसका जो साइज है वो 3 दिखाएगा। ओके, और अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका तो ये है कि आप सिस आउट करो। तो अब हम क्या लिखेंगे, मतलब एलिमेंट्स कर देते हैं और यहाँ पे ना सीधा list1 को प्रिंट कर दो, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये भी इसका फीचर होता है। तो सारे फीचर्स दिखा, सारी वैल्यूज दिखा देगा जो जो हमने इंसर्ट की थी। तो अब ये लिस्ट की वैल्यूज हो गई। ओके, अब अगर मान लो इतनी वैल्यूज लेने के बाद भी मेरा दिल नहीं भरा, तो मैंने क्या किया, एक लूप चला दिया, आई को 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 20 तक।
और उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दिया, और मैं क्या कर रही हूँ, लिस्ट वन डॉट ऐड करके आई को ऐड करा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं क्या करती हूँ, इसका साइज देखती हूँ और इसके एलिमेंट्स प्रिंट करा देती हूँ लूप के बाद। तो अभी क्या होगा, 20 एलिमेंट्स और ऐड हो गए, मतलब मुझे साइज की टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, अपने आप ही क्या कर रहा है, एरे लिस्ट का साइज इंक्रीज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, इसका फंक्शन है। तो फायदा है ना इसके अंदर काम करने का, कि आपको कभी अगर ना पता हो कि भाई कितनी वैल्यू आ रही है, तो बेटर क्या है भाई यही ले लेते हैं, क्योंकि एरे में तो फंस जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को इसमें स्टोर करा सकते हैं। सी सारी वैल्यू शो कर रहा है। अब देखो अभी क्या हो रहा है कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो सारी वैल्यू एक लाइन में आ रही है, अब मुझे वैल्यू को अलग अलग गेट कराना है, ठीक है, एक एक करके। तो इसको भी यूज करने का एक और तरीका है, मतलब मैंने कहा ना कई सारे तरीके हैं प्रिंट करने के। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसको एक ही लाइन में एक साथ में सबको ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो बस लिस्ट वन को प्रिंट में डाल दो, तो अपने आप सारे एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद इसका सेकेंड वे क्या है कि आप फॉर ईच लूप का यूज करो। फॉर ईच लूप को अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो आप क्या करोगे, फोर में जाओगे। अब देखो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो इंट टाइप की आ रही है, तो मैं एक एक्स लगा देती हूँ, और एक्स के अंदर मैं क्या डाल देती हूँ, कॉलन के बाद लिस्ट डाल देती हूँ। ओके, तो अभी क्या करेगा, ये पहली बार जब आएगा तो लिस्ट वन का जो पहला एलिमेंट है ये उसको उठा के एक्स में डाल देगा, और उसके बाद आप यहाँ आकर क्या कर सकते हो, एक्स को प्रिंट कर सकते हो। जब दूसरी बार आएगा तो अपने आप ही दूसरा एलिमेंट उठा लेगा, फिर आप दूसरे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। फिर आएगा तीसरी बार, तीसरा एलिमेंट एक्स में डाल देगा, तीसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक ये लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाता, और जैसे ही लिस्ट के एंड में जाएगा लूप से एग्जिट हो जाएगा। ओके, एक बार देख लो, नहीं तो भैया को बोल दो चेयर्स के लिए, कुछ है खाली यहाँ पे चेयर, आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? स्पेसिफिक इंडेक्स के नंबर को वेट करना होगा, उसके मेथड्स आते हैं, वो भी बताती हूँ मैं भी। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लो कि बल्क डेटा कैसे आए। तो ये दूसरा तरीका था, इसको भी हमने यूज किया। अब देखो अभी क्या रहेगा, सारे एलिमेंट्स आ गए एक एक करके। ठीक है, अब यार एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, कम कर दें इसको। ठीक है, 10 तक चला देते हैं इसमें, या लोग और भी कम कर देते हैं, 6 तक चला देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे एलिमेंट्स। ओके, तो अब हमारे पास जो लिस्ट है उसमें इतने एलिमेंट्स हैं। तो ये था दूसरा तरीका। अब इसका एक और वे भी है, क्या तरीका है तीसरा वो देखते हैं। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसका ना एक इनबिल्ट फीचर है जिसका आप लोग अगर यूज करते हैं तो आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट भी हो सकते हैं और आप उनको यूज भी कर सकते हो। कैसे, देखो कलेक्शन में ही अगर आपके पास एक एरे है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको एक और इंटरफेस देता है जिसका नाम है आइटरेटर। आइटरेटर सॉरी इंटरफेस नहीं, क्लास है। तो एक और क्लास देता है जिसका नाम क्या है, आइटरेटर। आइटरेटर का नाम ही आइटरेटर है। इसका मतलब क्या होता है पता है आइटरेटर का, कि एक ऐसा एलिमेंट जो एरे के हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करेगा, ट्रैवर्स करेगा और आपको निकाल कर देगा वैल्यू। अब आइटरेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे लिस्ट को डालना है, क्योंकि लिस्ट अपने आप तो आएगी नहीं ना, लास्ट लिस्ट को देना पड़ेगा। तो आइटरेटर ने अपना एक मेथड बनाया आइटरेटर नाम से, जिसके अंदर आई स्मॉल है, और इसको आप लिस्ट के साथ लगा दीजिए। तो सारे एलिमेंट जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो किसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। अब आइटरेटर का ही एक और फंक्शन है हैज नेक्स्ट, जो हम लूप में लगा रहे हैं। ये क्या चेक करता है कि क्या आइटरेटर का जो कर्सर है ना उसके पास अगला एलिमेंट है कि नहीं है। तो जब तक हैज नेक्स्ट की वैल्यू क्या आती रहेगी, ट्रू आती रहेगी, मतलब अगला एलिमेंट है, तब तक लूप चलता रहेगा। और उसके बाद अगर आपको एलिमेंट को गेट करना है तो आप क्या लिखोगे, itr.next। ओके, जिससे कि आपके मैम पास जो लिस्ट आइटरेटर एक मेथड जब हम लगाएं, ना एक सेकेंड। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे itr.next की जब वैल्यू आप लोगे तो ये क्या करेगा, करंट वैल्यू जो भी होगी ना कर्सर पे उसको आपको प्रोवाइड कर देगा,
और उसके बाद कर्सर को इंक्रीमेंट करके दूसरे एलिमेंट पे ले जाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लो क्या कर रहा था पहले ये। पहले हमने लिस्ट को आइटरेटर मेथड की हेल्प से आईटीआर में डाला, फिर हमने लूप चलाना है जिसमें हम क्या लिखेंगे, आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट। मतलब ये इंश्योर करेगा जब तक आपके पास और वैल्यूज है, नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू है, तब तक ये लूप को चलाता रहेगा। और हर बार जब भी आएगा तो जहां पर भी आपका इंडेक्स होगा, जैसे पहली बार आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट पे इंडेक्स होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा और फिर अपने आप ही, जैसे हम आई को इंक्रीमेंट करते थे ना, ये अपने आप ही आई को इंक्रीमेंट कर देगा और अगली वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, और फिर आपके पास अगली बार जब लूप में आओगे तो अगली वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक एक करके सारी वैल्यूज को आप इसमें से गेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ओके, हाँ जी प्रेरणा, अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैं पूछ रही थी कि जो हमने फॉर ईच लूप लगाया था उसके अंदर जैसे हम एक्स में एक एक वैल्यू लेते थे लूप में, आइटरेटर भी आईटीआर में वैसे ही एक एक वैल्यू लेगा या पूरी ही लिस्ट ट्रांसफर कर देगा जो हमने देखो, जब हमने वेरिएबल आइटरेटर आईटीआर का बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसने सारी वैल्यूज को आइटरेटर को दे दिया था, और आइटरेटर का कर्सर जो था, पॉइंटर जो था, उसको फर्स्ट एलिमेंट पे सेट कर दिया था। फिर जब हमने लूप चलाना शुरू किया तो जितनी बार हम आईटीआर नेक्स्ट करेंगे, आईटीआर डॉट नेक्स्ट करेंगे, वो क्या करेगा, एक तो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा और दूसरा उस पॉइंटर को जो ये इंटरनली यूज कर रहा है उसको इंक्रीज करता रहेगा। ओके, तो ये दो काम करेगा, मतलब सारा काम ये खुद ही संभाल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना हमें वेरिएबल इंक्रीमेंट करना है, ना ही हमें यहाँ पे वैल्यू को गेट कराना है, बस सिंपली आईटीआर डॉट नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट मेथड हमारे लिए ये दोनों काम कर देगा। पॉइंटर को इंक्रीज भी करेगा अगले वैल्यू के लिए और आपको वैल्यू भी रिटर्न करेगा, दोनों काम कर देगा। आ गया समझ में? हाँ तो इस जी तरह, मैम। हाँ, ये भी वन बाय मतलब वही काम कर रहा है जो फोर ईच कर रहा था। हाँ जी, तो बस अब आप उसको वैसे ना करा के आइटरेटर से करा रहे हो, मतलब एक ही काम को करने के आपको दो तरीके दे रखे हैं, आपके ऊपर चॉइस है कि आपको दोनों में से क्या यूज करना है। हाँ जी, जो याद आ रहा है वही यूज कर रहे हैं। लेकिन आइटरेटर पता होना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि कई जगहों पर फोर ईच नहीं काम करता तो आइटरेटर ही लगाना पड़ता है, इसलिए पता होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज के लिए ही मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ कि हाँ भाई ये ऑप्शन है, कोई भी लगा लो जहां पे जिसकी जरूरत हो, जहां पे जिससे काम चल जाए, ठीक है, वहां पे उसका यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर तीसरा वाला जो तरीका है इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए आइटरेटर जो है ये आपकी आ गई यहाँ पर। अब आइटरेटर के अंदर वैसे तो ये एलिमेंट का टाइप भी पूछता है, तो चलो ठीक है दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसका नाम भी रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है हमें, लिस्ट वन डॉट आइटरेटर, देखो अपने आप फंक्शन दे देगा हमें। अब यहाँ पर आए फाइल में आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन यूज किया। सिस आउट में क्या लिखना है, मतलब हमें कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की टेंशन नहीं है, सीधा ही हम क्या लिख देंगे, आईटीआर डॉट नेक्स्ट, तो ये एलिमेंट भी देता रहेगा और इंक्रीमेंट भी कराता रहेगा अपने आप ही। मतलब जो काम अभी तक हम लोग मैनुअली करते थे वो सारा काम इसने खुद से ले लिया। इसने कहा कि भी मैं कर रहा हूँ, आप बस फंक्शन यूज कर लो, तो काम वही वाला हो रहा है, बस तरीका बदल गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो अगर अब हम इसको भी प्रिंट करते हैं, चलिए यहाँ पे ना एक मैसेज डाल देते हैं। तो अब आपके पास अगेन पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। अब देखो जब आपका एरे लिस्ट एलिमेंट्स को स्टोर करता है ना, तो एरे की तरह ही यहाँ पे भी आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इंटरनल स्ट्रक्चर तो एरे का ही है, बस उसको यूज करने का तरीका बदल दिया है ना। तो ऐसे केसेस में अगर आपको किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना है तो आप क्या करोगे, मतलब टू गेट अ पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, जिसके लिए हमने मेहनत की थी, याद है, इंडेक्स गेट करवाया था, सर्च करवाया था, लॉजिक लगाया था, वो सारा काम ये हमें खुद से करके दे देगा। हमें बस इतना ही करना है। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू एट लेट्स सपोज 3 इंडेक्स पे ले लेते हैं, थर्ड इंडेक्स पे, कि थर्ड इंडेक्स पे देखते हैं क्या वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट वन डॉट गेट, तो फंक्शन का नाम है गेट। तो लिस्ट वन डॉट गेट का देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि इंडेक्स दे सकते हैं, और एक और ऑप्शन भी है, देखो गेट फर्स्ट भी है और गेट लास्ट भी है, तो मतलब हम पहला और आखिरी एलिमेंट भी उठा सकते हैं और चाहे तो इंडेक्स देकर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो मतलब 3 फंक्शन दे रखे हैं गेट के, राइट।
तो आप इसमें से कोई भी एक फंक्शन ले सकते हो। तो अगर मैंने इसमें 3 दे दिया तो मेरे पास यहाँ पर थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू थी, थर्ड इंडेक्स पे क्या था, देखो 0 1 2 3, 3 पे क्या है 1, तो 1 रिटर्न कर रहा है। तो मतलब मैं किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को गेट करा सकती। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो पर्टिकुलर इंडेक्स भी आ रहा है, पूरा का पूरा लिस्ट भी आ रहा है, दोनों चीजों के लिए हमें इनबिल्ट फंक्शंस मिल रखे हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। अब एरे लिस्ट जैसे आती है ना, ऐसे ही हमारे पास इसकी दूसरी क्लास भी आती है जिसका नाम होता है लिंक लिस्ट। किस किसने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है ये बताइए, सबने पढ़ी हुई है? भाई सी में पढ़ी होगी। सारे के सारे साइलेंट, मतलब लिंक लिस्ट जब पढ़ रही थी क्लास में तो सब सो गए थे शायद। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जिसको लिंक लिस्ट के बारे में पता है, एरे लिस्ट, एरे में और लिंक लिस्ट में फर्क क्या होता है ये बता दो थोड़ा सा, जिसको भी आइडिया हल्का फुल्का भी है। तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत आंसर दोगे ना, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा, इंटरव्यू तो चल नहीं रहा। ठीक है, तो बताइए। अरे कोई तो बता दो, एनीवन? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था बीए बीटेक बीसीए में, उसमें लिंक लिस्ट आता है ना, सी में भी आता है लास्ट में जब हम स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ते हैं उसके बाद। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? मतलब एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यूज को स्टोर कराता है। बस ये फर्क होता है लिंक लिस्ट में और एरे में कि एरे का साइज लिमिट होता है, जबकि लिंक लिस्ट में हम कितने भी नोड्स ऐड करके कितनी भी वैल्यू डलवा सकते हैं। मतलब वो होता है डायनामिक एरे एक टाइप का। लेकिन रहता क्या है कि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं आता, नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में आता है। मतलब एक वैल्यू अगर एक एड्रेस पे है तो दूसरी वैल्यू किसी दूसरे एड्रेस पे हो सकती है। तो पहली वाली नोड क्या करेगी, दूसरे वाले नोड का एड्रेस सेव कर लेती है। एक आइडिया देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हो तो थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में बता देती हूँ। तो देखो लिंक लिस्ट क्या होती है, वैसे मैं इसी में बनाती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ नॉन consecutive values into a non-consecutive memory locations. It can store many different types of data. It creates nodes which holds the data of one record, and every record also contains the address of next. बेसिकली अगर आप इसको सी लैंग्वेज में करते थे तो सी में होता क्या था, हर नोड की दो ऑप्शंस होती थी। पहली ऑप्शन वैल्यू स्टोर करती थी और दूसरी ऑप्शन अगली नोड का एड्रेस सेव करती थी। ठीक है, तो ये एक तरह से चेन रिएक्शन होता है ना, जैसे एक चेन को दूसरी चेन से कनेक्ट करवा दिया, तो वो काम हम यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पर होता क्या था कि जब आप नोट्स बनाते रहते थे, ये बन देखना क्योंकि ये तो सी का टॉपिक है पूरा का पूरा, थोड़ा सा बस मैं इसको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो होता क्या था कि पहला नोड दूसरे के साथ जुड़ जाता था, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। कैसे जुड़ता था, क्योंकि पहले के पास दूसरे का एड्रेस होता था और दूसरे के बाद तीसरे का, तीसरे के पास चौथे का। तो बेसिकली लिंक लिस्ट जो थी इस तरह से काम करती थी। इसीलिए कभी भी डेटा को एक ही मेमोरी लोकेशन पे सेव करने की जरूरत नहीं होती थी, उसको कहीं पे भी सेव किया जा सकता था क्योंकि एड्रेस से काम चल रहा था। ओके, तो दैट वाज लिंक लिस्ट। और इसका फायदा क्या था कि आप कितने भी नोट्स लगा सकते हो, इसका साइज लिमिटेड नहीं होता। ओके, और ये नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में भी काम करता था, इसलिए भी बेनिफिट होता था। इसी वजह से जहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर की बात होती है वहां पे लिंक लिस्ट आती है। अब एरे क्या करता है ना, एरे मेमोरी में जाएगा, वो कहेगा कि भाई अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे 10 जो लोकेशंस हैं वो एक के बाद एक चाहिए, कंसेक्यूटिव चाहिए। अब भाई कभी अगर मेमोरी के पास उतना स्पेस ना हो तो क्या करेंगे, इसी वजह से लिंक लिस्ट आया था। कि लिंक लिस्ट क्या करता है कि वो ये नहीं कहता कि भाई 10 लोकेशन चाहिए तो 10 की 10 एक ही जगह चाहिए। हम कहते हैं कि यार 10 चाहिए, एक को यहाँ बना लो, एक को कहीं और बना लो, एक को कहीं और बना लो। उससे क्या होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, और दूसरी फायदा क्या होगा कि कितने भी एलिमेंट डाल देंगे, साइज को रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता था लिंक लिस्ट और एरे का। ओके, इसी वजह से यहाँ पे जब एरे लिस्ट बनाया गया तो उसको एरे पे बेस किया गया, मतलब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे। और लिंक लिस्ट को जब बनाया गया तो इसको लिंक लिस्ट जो स्ट्रक्चर था, डेटा स्ट्रक्चर था, उस पे बेस किया गया, मतलब नॉन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे। ओके, तो अगर आप जावा में आते हो और लिंक लिस्ट अगर आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ये कह लो कि ये उसी मैकेनिज्म पे चल रहा है जैसे कि लिंक लिस्ट चलती।
ओके। तो अगर आप लिंक लिस्ट को यूज करते हैं तो लिंक लिस्ट भी कलेक्शन इंटरफेस का ही क्या है, सब एलिमेंट है, ये भी एक क्लास है। और यूजुअली देखोगे ना तो काम करने में तो ऐसे ही लगेगा यार जैसे एरे लिस्ट में कर रहे थे वैसे ही लिंक लिस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमें बना बनाया मिल रहा है, हमें खुद से कुछ नहीं करना। जबकि सी में तो बहुत मेहनत होती थी, मैलॉक फंक्शन लगाओ, मेमोरी इनिशियलाइज करो, पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर के अंदर वैल्यू डालो, तो बड़े सारे लूप वगैरह लग जाते थे। यहाँ पे काम कैसे होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। किसी को चाहिए हो तो आई थिंक यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम ही डाला होगा, प्रोग्राम तो मेरा कहीं और पड़ा होगा। तो इस टाइप का आपके पास एक लिंक लिस्ट बनता चला जाए, ठीक है, ये सब समझाने के लिए डाला हुआ है। तो आते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक और क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट डेमो 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लिंक लिस्ट वाली क्लास बनानी है तो लिंक लिस्ट जो थी ना इसका हम टाइप, चलो इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं, पिछले वाले में इंट लिया था ना, इंटीजर लिया था, इसमें स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग भी तो एक क्लास ही है। तो हमारी लिस्ट बन जाएगी इक्वल्स टू न्यू, क्या कर देते हैं, लिंक लिस्ट। तो ये भी यूटिल पैकेज में ही आती है आपकी, इसलिए इसका इंपोर्ट भी यूटिल वाला लगेगा, java.util का। अब अगर आपको लिंक लिस्ट के अंदर काम करना है तो लिंक लिस्ट के अंदर ना हमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को इसका साइज चेक करना है अगेन, तो आप क्या करेंगे, list1 डॉट साइज, ये यूज करेंगे। इसका ही एक और फंक्शन आता है, नहीं वो वाला नहीं है, वो वेक्टर है, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइज ले सकते हैं। सेम वे में अगर अब मुझे list1 में वैल्यू ऐड करनी है, और अब इस बार क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। ओके, तो list2 डॉट ऐड कर देते हैं, सॉरी list1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम वैल्यूज को डाल सकते हैं। सेम वे में अगर मान लो मैं यहाँ पर एक लूप चला देते हैं 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक, और आई को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस करते हैं। यहाँ पे चलो इसको हम चलाते हैं 65 से 90 तक, या 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो एक काम करते हैं, चला देते हैं इसको हम 65 से 72 तक या 74 तक। तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा लिस्ट डॉट एड या list1 डॉट एड, और मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, आई ले लेती हूँ, तो ये एरर तो दिखाएगा ही डेफिनेटली कि भैया स्ट्रिंग की वैल्यू थी। तो आप क्या करो, इसके अंदर ना एक काम कर सकते हो, स्ट्रिंग क्लास जो है ये आपको एक फंक्शन देती है वैल्यू, जो कि क्या करेगा, आई की वैल्यू को अपने आप ही टाइपकास्ट कर लेगा स्ट्रिंग के अंदर। ओके, और अगर आप चाहते हो, चलो देखो एक काम करके दिखाती पहले तो। अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं, किसको, लिस्ट को, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, नंबर। तो ये नंबर्स को भी स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग को भी सेव कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे अल्फाबेट चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, मुझे आई को टाइपकास्ट करना पड़ता कैर में। ओके, तो आई को टाइपकास्ट करो कैर में और फिर सेव कराओ, फिर देखो क्या आता है, क्या आ गया, एबीसी। ओके, तो मतलब अल्फाबेट्स आ गए, क्योंकि हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ को क्या दे दिया, कैर आई दे दिया। तो उससे क्या करेगा, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर को तो ये स्ट्रिंग में डालता नहीं डायरेक्ट, तो कन्वर्ट करके करवाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको इससे थोड़ा सा डर लग रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने लिखा list1 डॉट एड, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइपकास्ट में आई लगा दिया, तो देखो ये एरर क्या देगा कि भाई द मेथड एड स्ट्रिंग इन द टाइप लिंक्ड लिस्ट स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट कैर। इसीलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ना एक जुगाड़ कह लो, ये भी है, डबल कोट्स में ऐड कर दो इसको, कंकैटिनेट करा दो, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन गई, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरीकों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन वैलिड तरीका ऊपर वाला है, ठीक है, लेकिन कर दोनों सकते हैं यूज। हाँ जी, ठीक है, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, कहाँ पे शॉर्टकट लेना और कहाँ पे बढ़िया से काम करना है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए बता रही। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं।
अब इसी तरह से यहाँ पर आपको अगर इस लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप फॉर ईच से भी कर सकते हो, जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में किया था। तो जैसे अभी जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग की आ रही है ना, तो फॉर ईच के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, स्ट्रिंग की। और इसको आप अपनी लिस्ट दे सकते हो। अब देखो वैसे भी वन लाइन है तो ब्रैकेट्स को हम बाईपास कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम बस एस को क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिस्ट यूजिंग फॉर ईच। और अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराना यूजिंग आइट्रेटर, तो क्या करना है, यहां पर आकर आपको फोर लूप लेना है, ठीक है। फोर लूप कह रही, सॉरी एक मिस्टेक, पहले हम क्या करेंगे, आइट्रेटर लेंगे, ठीक है। और आइट्रेटर को क्या बताएंगे कि भाई टाइप स्ट्रिंग है, आईटीआर लिया, इक्वल्स टू करके हम क्या लिखेंगे, लिस्ट वन डॉट आइट्रेटर। ओके, अब जब आइट्रेटर आ गया तो लूप लगा दो, वाइल आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट। अब क्योंकि इसमें भी एक ही वैल्यू है उसे आउट कर देते हैं, और आईटीआर डॉट क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, बस इतना कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से भी आपका जो टास्क है वो हो जाए। अब अगर हम इसको रन करते हैं अभी, तो सी, तो आइट्रेटर से भी लिस्ट आ रही है और फॉर ईच से भी लिस्ट आ रही है, दोनों से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सारी आउटपुट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये है कि आइट्रेटर ना, इसके बाद मैं आइट्रेटर वैसे ज्यादा अभी बताऊंगी नहीं क्योंकि हर जगह पे सेम ही आएगा। तो आप ये कह लो कि हर जगह लगे जितने भी लिस्ट हम पढ़ने वाले, ओके। तो एक और चीज आपको जो दिखानी है वो ये है, देखो अगर मान लो आपने आइट्रेटर का साइज पता लगाया, ठीक है, तो साइज नहीं बताएगा ये आपको। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि आइट्रेटर पता है काम कैसे करता है, आइट्रेटर काम करता है इस तरीके से कि वो वैल्यूज को ले लेता है और जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट तक पहुंच जाते हो ना, तो वो सारी वैल्यूज को एक्चुअली क्या कर रहा होता है, आपको दे तो रहा होता है, साथ के साथ रिमूव भी कर रहा होता है। मतलब अगर मैं दोबारा से ये लूप लगाऊंगी ना बिना उसको लगाए वैल्यू को, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, एरर दिखाएगा। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में